मैट्रिसेस में हम पढ़ रहे थे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके साथ एक एसोसिएटेड फिनोमेना है जिसको गॉस एलिमिनेशन कहते हैं। गॉस एलिमिनेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जो कि लीनियर हो, लीनियर से मुराद ये होती है कि आपका अगर वेरिएबल की पावर 1 हो, जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो सारों की पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे x1 है तो x1 की पावर आपके पास 1 हो, x2 है तो x2 की पावर 1 हो, 3 है, 4 है, वट एवर द वेरिएबल्स आर, उनकी पावर्स जो है वो आपके पास 1 होनी चाहिए मैक्सिमम। इससे ज्यादा पावर नहीं होगी वेरिएबल की लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इनको आप लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। अ लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n अननोन्स x1 अप टू xn। n अननोन्स से बाद ये प्लस आगे चलते जा रहे हैं n पॉइंट्स तक। n यानी फिक्स नहीं है, हो सकता है n की वैल्यू 1 ही हो तो x1 ही हो, आपके पास सिर्फ एक ही अननोन हो। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट करें तो x1 और x2 आ जाएंगे, यानी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और जिस अपर लिमिट पे आप लेके जाएंगे, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ जी n की मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो x3 जो है वो मैक्सिमम आपके पास अननोन होगा। a linear system of m equations। m equation से मुराद नंबर ऑफ इक्वेशन है, 1 2 3 4 अप टू m। लाइक अगर m की वैल्यू आप मैक्सिमम डिसाइड करते हैं कि 3 है तो आपके पास जो इक्वेशन होंगी वो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 होंगी। तो इस लिहाज से अ लीनियर सिस्टम ऑफ m equations in n unknowns x1 up to xn is a set of equation in the, उसकी फॉर्म क्या होगी जी, a11 x1 अप टू a1n xn इक्वल टू b। मतलब इसके समझने का सिंपल, उस दिन मैं जो बता रहा था इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक आपके पास कॉफिशेंट का मैट्रिक्स बन जाए जिसको, जिस तरह हमारा ये a11 है इसी तरह ये 22 होगा, a33, लाइक ये जो हमारे पास आएंगी एंट्रीज या x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी वो आपके कॉफिशेंट्स का मैट्रिक्स बनेगा। और जो x है या कोई और वेरिएबल हो वो सारे मिलके आपका वो सारे मिलके आपका बनाएंगे जी वेरिएबल का मैट्रिक्स, जिसको हम x मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगर y हो तो उसको y के नाम से जानते हैं। और ये b1 b2 b3 जो है राइट साइड पे जो है ये आपके कांस्टेंट के मैट्रिसेस को बनाते हैं। अब अगर आपकी इक्वेशन, हर इक्वेशन की राइट साइड पे जीरो हो तो इसको आप कहते हैं लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर ये b1 भी जीरो, b2 भी जीरो, यानी फर्ज करें मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है 3x प्लस 2x इज इक्वल टू जीरो। अगर राइट साइड पे आपके जीरो है यानी b आपके सारे जीरो हो रहे हैं सॉरी, b अगर आपके सारे जीरो हो रहे हैं तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा तो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। और अगर ये नॉन जीरो हो तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। अगर ये वाली एंट्रीज आपके पास नॉन जीरो हो तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। तो ये दो तरह के टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस सिस्टम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम। होमोजीनियस उस वक्त जब आपकी जो हैं ये सारे जीरो हैं, राइट साइड पे कांस्टेंट का मैट्रिक्स आपका जीरो मैट्रिक्स है। और अगर आपके पास वो नॉन जीरो है तो आपके पास जो इक्वेशन सिस्टम बनेगा इक्वेशंस का वो आपके पास होगी नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, solution of one is a set of numbers x1, इसके लिए भी ठीक होंगी और इसके लिए भी ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप तीनों को इकट्ठा रख के सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि आप उसमें से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से तो चंद चीजें जो हैं वो
आवाज की मैं ट्राई तो पूरी कर रहा हूँ, असल में कनेक्शन की इंटरप्शन हो सकती है जिसकी वजह से आवाज का मसला आ सकता है। तो यहाँ पे थे हम। A solution of one is a set of x1 up to xn that satisfy all the m equation। तो वो सारी की सारी equations को satisfy करेगा। A solution vector of one is a vector x whose component form a solution of one। x क्योंकि आपके पास सिंगल कॉलम आपके पास मैट्रिक्स है, इसलिए इसको एक्स वेक्टर भी कहते हैं। यानी ये कॉलम वेक्टर है, सॉरी, इसको वेक्टर भी कहते हैं, सॉल्यूशन वेक्टर या फिर कॉलम वेक्टर। सॉल्यूशन वेक्टर इसलिए कि एक्स की वैल्यूज आप एवेलुएट कर रहे हैं। किस तरह से एवेलुएट कर रहे हैं वो आगे आएगा। इफ द सिस्टम वन इज होमोजेनियस इट ऑलवेज हैज एट लीस्ट द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन ये होता है कि एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। अगर सारे होमोजेनियस हो तो राइट साइड पे आपके जीरो बन रहा है ना, यहाँ पे आपने इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो अगर हर जगह पे x की आप जीरो जीरो पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये भी जीरो एंट्री, अगली दूसरी तीसरी जितनी भी होंगी वो जीरो होंगी। इसको कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। जब आप वेरिएबल्स को जीरो पुट करें, ये सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशंस में आता है, तो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उसको कहते हैं जब आपके पास राइट साइड पे एक तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो, दूसरा नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि डिपेंडेंसी हो। वो आगे आएगा, उसमें जरा क्लियर हो जाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम के मैट्रिक्स को हम अलग एक मैट्रिक्स में लिखने, सॉरी, जो कॉफिशिएंट्स होंगे इनको आप अलग एक मैट्रिक्स में लिखेंगे और इसको कहेंगे कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये ए होगा। इसी तरह जितने वेरिएबल्स होंगे उनको आप अलग लिखेंगे और इसको आप कहेंगे जी वेरिएबल का मैट्रिक्स, x1 x2 x3 वट एवर द वैल्यूज आर। तो ये आपके पास वेरिएबल का मैट्रिक्स आएगा। और ये वेक्टर भी है। वेक्टर किस तरह से है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, मल्टीपल रोज हैं लेकिन कॉलम एक है। तो अगर आपका कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो या रो रो एक हो, वो आपके पास क्या बनता है, वो वेक्टर बनता है। तो उसको आप वेक्टर भी उसके बाद जी आपके पास राइट साइड पे जो है वो कॉन्स्टेंट्स का वेक्टर सारी इसमें आएंगी। अगर होमोजेनियस इक्वेशन है होगा कि होमोजेनियस में ये सारी की सारी एंट्रीज आपके पास जीरो हो जाएंगी। ठीक है जी। और कॉलम वेक्टर वी assume that coefficient are not all zero, that A is not a zero matrix। इनमें से मतलब सारी एंट्रीज जीरो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये इसलिए है। Note that x has an n component whereas b has m component। x जो है वो n components हैं, यानी components से मुराद उसकी इतने वेरिएबल्स हैं। n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक दो तीन चार वट एवर द वैल्यूज आर, तो वो हैं आपके पास। और b के जो नंबर ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास m है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a111 a11 a21 इस तरह से करके आप, और यहाँ पे बी एम आ जाएगा। तो ये आपके पास जो डिजिट बन रहा है इसमें से n जो है वो x के लिए फिक्स्ड है और m जो है वो आपके पास b के लिए। जो हमने उस दिन डिस्कस की कि जब आप सोल्यूशन, उसमें आपके पास जो सेकंड वाला होता है उसके आप नंबर ऑफ इक्वल होते हैं, आपके पास जो रिजल्टेंट कॉलम वो बनता है, मैट्रिक्स बनता है। और पहले वाला जो होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल होता है उसका ऑर्डर। ठीक है, वुड बी ओमिटेड। इसके ऊपर इसने बात लगाई, ये और इसको
मैट्रिक्स को कांस्टेंट के मैट्रिक्स लॉस्ट कॉलम ऑफ ए बार डिड नॉट कम फ्रॉम vector B. Thus, we augmented the matrix A. Note that the augmented matrix A determines the system 1 completely because it contains all the given numbers appearing in it. इसको देखते हैं, दो नंबर ऑफ इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल्स होंगे। जितनी नंबर ऑफ उतने ही आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन दो हैं, सर जी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जो है वो मैट्रिक्स में वो इंटरप्रेट if and only if the point P will coordinate three possible cases. The first one is precise the lines intersect. Infinite lines are parallel. इसका मतलब क्या? दो वेरिएबल्स का मुराद, जिस तरह हमारे पास अगर मैंने यानी उसके एक्स वाई से प्लॉट करते हैं, यहाँ पे आपके एक्स आ रहा होता है और यहाँ पे आपके पास वाई आ रहा होता है। अच्छा जी, ये आपके पास दो एक्सेस हैं, एक के ऊपर आपके पास एक्स की एंट्रीज होंगी और एक के ऊपर वाई की एंट्रीज होती है। लेकिन हमारे वाले केस में वाई की जगह पे x2 है, यानी पहला वेरिएबल आपके पास x1 है और दूसरा वेरिएबल आपके पास x2 है। अब जब आपने इसका सोल्यूशन निकाला इन दोनों इक्वेशंस का, तो वो सोल्यूशन क्या होगा? वो सोल्यूशन होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे इक्वेशन को और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। इसका क्या मतलब है कि आप x1 और x2 की ऐसी वैल्यूज निकालेंगे जिनको आप पहली वाली इक्वेशन में पुट करें तो आंसर सेम है, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करें तो फिर भी आपके पास आंसर सेम है। मतलब ये राइट साइड वाला आंसर है, इसके इक्वल नहीं, ये जो इसका अपना आंसर है उसी के इक्वल है। तो ये क्या है जी, दोनों को सॉल्व करें। if we interpret x1 x2 as coordinates in x1 x2 plane, सही है जी, x1 और x2 दो कोऑर्डिनेट्स हैं और इनकी प्लेन जो बनेगी वो x1 x2 प्लेन है, यानी x1 x2 ये प्लेन बनेगी सारी की सारी। यहाँ पे x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, x1 नेगेटिव, x2 नेगेटिव। तो ये बाकी वही है सारी स्कीम। कोऑर्डिनेट्स इन x1 x2 प्लेन, देन ईच ऑफ द टू इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो दोनों इक्वेशन जो है वो अलग अलग स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? अगर आप x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास
टू की एक ही वैल्यू निकलेगी। तो इसका मतलब है आपके पास इक्वेशन जो है वो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ये लाइन जा रही होगी और एक ये लाइन आ रही है। एंड x1 x2 इज अ सोल्यूशन if and only if the point P with coordinates x1 x2 lies on both lines। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा इसका वो एक पॉइंट P होगा जो इन दोनों लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। Hence there are three possible cases, इसलिए इसके तीन केसेस बनते हैं। Precisely one solution if the line intersect, अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को काटती हैं तो आपके पास एक ही सोल्यूशन आएगा दोनों का, जिसको आप यूनिक सोल्यूशन का नाम देते हैं। जिसको आप यूनिक सोल्यूशन का नाम देते हैं। दूसरे वाला केस क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इफ द लाइंस आर, इफ द लाइन कोइंसाइड। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या है जी, कि अगर आपकी लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड से मुराद ये होता है कि ये दोनों करीब करीब हैं आपकी, तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो आपके पास इनफाइनाइटली इनफाइनाइट वैल्यूज दे रहा होगा, यानी मल्टीपल। इसमें तो सिर्फ ऐसे एक ही पॉइंट होगा जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। कोइंसाइड्स का मतलब है एक दूसरे के साथ बिल्कुल, मतलब जहाँ पे आपके पास x1 की x1 x2 की जो पहली लाइन है वो जा रही है, उसके बिल्कुल ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन जा रही है। तो अगर ऐसा हो तो उसका हर पॉइंट जो है वो आपके पास सोल्यूशन आ रहा होता है। तो इस केस में आपके पास मल्टीपल सोल्यूशंस आ रहे होते हैं। और अगर आपके पास पैरेलल हो दोनों लाइंस तो आपकी कोई इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं बनता, इसलिए आपके पास कोई भी, इस केस में जब आपके पास नो सोल्यूशन इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन है। लाइन से मुराद पहली इक्वेशन जब आप प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। अगर ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो आपके पास क्या होगा जी, कि आपके पास सोल्यूशन कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप एक सेकंड मेरा वेट कीजिएगा, मेरा जो लैपटॉप है वो ड्रेन हो रहा है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूँगा। तो ये तीन केसेस हैं इसके। इसके बाद आपके पास गॉस एलिमिनेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, ये आपके वैसे जो डिटेल्ड कोड्स है उसमें है भी नहीं, तो इसको हम स्किप करेंगे। आपने जो करंटली मैट्रिसेस का करना है वो इस पॉइंट तक करना है जहां पे आपके पास तीन सोल्यूशन किस तरह से निकलते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आपने मैट्रिसेस को एंड करना है। इसके बाद जो फर्दर हम देखेंगे उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या ऑर्गन डायग्राम्स हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये कर चुके हैं, अलजेब्रा एंड वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डेरिवेटिव एज अ स्लोप एज अ रेट ऑफ चेंज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं क्योंकि डेरिवेटिव आपने जो है वो पहले भी किया हुआ है। ये जो ऊपर वाले 4 से 5 टॉपिक हैं ये बिल्कुल हटके हैं, इनकी मतलब इनके साथ लिंक उस तरह से नहीं होता, तो इसलिए हम इसको जो है वो एंड पे करेंगे। तो डेरिवेटिव एज अ स्लोप एज अ रेट ऑफ चेंज या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह से होती है, डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। उसमें दो चीज़ें हम देखेंगे कि एज अ स्लोप उसको किस तरह से डील करते हैं और एज अ रेट ऑफ चेंज कैसे डील करते हैं। रेट ऑफ चेंज से मुराद ये होता है कि अगर आप डेरिवेटिव यानी लेट्स सी मैं डी एक्स या डी वाई ओवर डी टी करूँ, टी क्या होता है जी, टाइम होता है। तो टाइम का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज आएगा आपके पास, ठीक है, कि किस लिहाज से उसके चेंज आ रही है, उसका रेट क्या है, टाइम के लिहाज से अगर आप एवेल्यूएट करेंगे टी के लिहाज से। लेकिन अगर आप उसको फर्ज करें डी वाई ओवर डी एक्स करता हूँ,
एक्स भी एक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट से मुराद ये है कि जैसे हम एक्स और वाई प्लेन अगर प्लॉट करें तो उसकी राइट साइड के ऊपर एक्स आ रहा होता है और ऊपर की तरफ आपका वाई जा रहा होता है। तो अगर आप y की चेंज x के लिहाज से देखना चाहें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये स्लोप के टर्म्स में आएगा। ठीक है, यानी यानी जब आपके पास दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो डिस्टेंस की टर्म में हो तो आपके पास स्लोप आती है, लेकिन अगर उनमें से एक आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम हो तो आपके पास रेट ऑफ चेंज आता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आ जाते हैं, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। तो इसको देखेंगे। डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। जनरल डेरिवेटिव जो हैं वो आप लोगों ने एफएससी में किए होंगे। अगर डीएई का मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें करवाते हैं या नहीं करवाते। तो दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस होती हैं दो। इनमें से एक आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं जिनमें डी इन्वॉल्व होते हैं, और एक आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं जिनमें आपके कर्लीज इन्वॉल्व होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास तब आती हैं जब आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। यानी है से पहले फंक्शन को आप जो है वो डेरिवेट करते हैं, फिर आप x को कांस्टेंट रख के y के लिए आ सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू आप जिनकी रिस्पेक्ट से आप उसको डेरिवेट कर सकते हैं, तो आपके पास वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अगर आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसी के थ्रू आपने उसको एवेल्युएट करना है तो वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या ODEs कहलाती हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। फिर आगे इसका ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये क्या होता है, इसमें आपके पास जो सोल्यूशन निकलते हैं, यानी अगर आपने dy बाई डी एक्स एवेल्युएट करना है तो ये एक सोल्यूशन देगा। और ये dy बाई डी एक्स एक्चुअल क्या है कि ये आपके पास स्लोप आती है कि जब जब आप x को चेंज कर रहे हैं तो y में क्या चेंज आ रही है। एफ ऑफ एक्स आपने पढ़ा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। यानी बता रहे हैं मल्टीपल या आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, और y की आप चेंज निकाल रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। चैप्टर 1 begins the study of ordinary differential equation by deriving them from physical and other problems, modeling, solving them by standard mathematical methods, and interpreting solution and their graphs in terms of given problem. The simplest ODEs to be discussed are ODEs,
of the first order because they involve only the first derivative of the unknown function and no high derivatives। जब आपके डेरिवेटिव की पावर 1 हो यानी dy by dx हो तो उसको आप फर्स्ट ऑर्डर ओडीई या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कब बनेगी जब आपके पास dy by dx पावर रेज टू पावर 1 हो। अगर इसकी पावर ज्यादा होती जाएंगी तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की बजाय अगर 2 dy by dx स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर है। तो इस तरह से मल्टीपल ऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर आता है। फर्स्ट ऑर्डर का ये होता है कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन निकलते हैं, एक ही सोल्यूशन निकलेगा इसका। So the simplest ODEs to be discussed are ODEs of the first order because they involve only the first derivative of the unknown function and no other higher derivatives. These unknown functions will usually be denoted by y of x और y of t। दो मेथड्स हैं, मैंने आपको बताया कि या तो y आपका x के लिहाज से चेंज हो रहा होगा या फिर y आपका t के लिहाज से चेंज हो रहा होगा। अगर x के लिहाज से चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब है स्लोप है, और अगर t के लिहाज से चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज है। t मतलब टाइम, y of x है और y of t है। When the independent variable denotes time t, the chapter ends with the study of the existence or uniqueness of the solution of ODEs in section 17 1.7। अंडरस्टैंडिंग द मतलब इसमें बेसिक समझने वाली बात यही है कि y या तो आपका x के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा या आपका t के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर x के सारे फंक्शन आपका x का है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यूज निकलेंगी वो स्लोप्स की आएंगी, यानी dy by dx अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपके पास स्लोप आएगी। स्लोप ये होती है कि कितनी लाइन जो है वो तिरछी है, यानी टिल्टेड कितनी है। अगर स्लोप किसी की ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा सीधी लाइन है, मतलब वो 90 के करीब करीब हो रही है। और अगर आपके पास वो कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर स्लोप कम है तो वो कम जो है वो तिरछी लाइन है। ठीक है जी। तो ये स्लोप के लिहाज से और टाइम के लिहाज से अगर आपके पास वाई जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट हो, जहांगीर मैं आपको कॉल करता हूँ यहाँ से। तो अगर टाइम के लिहाज से डिपेंडेंट हो तो वो आपके पास रेट ऑफ चेंज आता है जी। चैप्टर अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ओडीज रिक्वायर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय हैंड। मतलब ये हुई या कंप्यूटिंग अलजेब्रा, इसके सॉफ्टवेयर भी है कंप्यूटर अलजेब्रा। कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम जो है वो इसका ऑनलाइन सोल्यूशन चेकिंग का है। ठीक है जी। तो इसका जो फर्दर है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि किस तरह से उसकी जो है वो हम एवेल्यूएशन करते हैं। अगर स्लोप की टर्म्स में करनी हो तो तब कैसे करते हैं, और अगर आपने जो है वो इन टर्म्स ऑफ अगर स्लोप की टर्म्स में आपने एवेल्यूएट करना हो तो फिर कैसे करते हैं, और अगर आपने टाइम की टर्म्स में एवेल्यूएट करना हो जिसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं तो तब आप कैसे करते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो करेंगे। तो अभी अटेंडेंस कॉल कीजिएगा, जिसका मैं नाम दूं वो सिर्फ लीव करते जाइएगा, खुद ना बोलिएगा। मेट क्या फाइल आ जाएगी, बस ठीक है, ये फाइल इसमें खुद ही जनरेट हो जाती है, अटेंडेंस कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप लीव कर दें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज आप लीव करना चाह रहे हैं तो लीव कर दीजिएगा, अटेंडेंस खुद ब खुद इसमें आ जाती है। सर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, लिंक इसका। हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग में भेज। थैंक यू सर। सर एक्स स्लोप को का कहा है आपने और टी टाइम। जी 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 ये सही है सर, यानी हाँ जी एक्स सही है। वेरिएबल स्लोप अगर डी वाई डी एक्स होगा तो स्लोप को जाहिर करेगा यानी जी टेल, बिल्कुल। जबकि जी जी बिल्कुल। डी वाई अगर डी टी होगा तो वो टाइम को। जी जी बिल्कुल, और वो रेट ऑफ चेंज होता है। ओके। ठीक है जी। दो दो टर्म्स में आप एवेलुएट करते हैं, एक स्लोप की टर्म में और जी दूसरा जी। रेट ऑफ चेंज की टर्म में।
स्लोप ओके तब होगी जब आपका dy बाई डी एक्स होगा, नीचे भी आपके ओके पास वेरिएबल होगा, और वो x यानी आपके पास जिस तरह से एक्स वाई जी ये वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वेरिएबल। और अगर जी जी टाइम हो यानी जी जी डिवाइडेड बाय डी टी हो, अगर टाइम हो जी जी तो टाइम का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज आ रहा है, कि हर ओके मिनट या हर सेकंड के लिहाज से उसमें कितनी चेंज आ रही है, ये रेट ऑफ चेंज ओके। होगा। जबकि एक्स स्लोप में तो रेट ऑफ स्लोप होगा, यानी कि उसमें स्लोप रे- चेंज होगा। नहीं नहीं, उसको रेट नहीं कहते, रेट तब आएगा जब आपका टाइम इन्वॉल्व होगा, ओके, वो स्लोप होती है। यानी कि उसमें स्लोप में बस चेंजिंग आएंगे बस। जी 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 जी, उसमें वाई की चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके सर, जो आपने प्रॉब्लम्स दिए थे वो तो प्रॉब्लम सेट 2 यानी कि 7.1 तो हल हो गया, लेकिन सर जो उसमें इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होते हैं बाजू का समझ में नहीं आते, तो आप उनके बारे में ने थोड़ा आप। हाँ जी, नेक्स्ट जो फिजिकल क्लास होगी ना आपकी यहाँ पे, जहाँ पे ओके जिसमें आप आएंगे, तो उसमें ओके हम सर। आपकी जितनी क्वेरीज होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, शुक्रिया सर। सर लीव कर दूं या अभी हाँ जी हाँ जी, लीव हाय। करते जाएं, लीव करते जाएं। चल सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अटेंडेंस। अटेंडेंस हो गई है, इसमें खुद ब खुद आ जाती है फाइल। सर अस्सलाम ओके सर, वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। हाँ जी हमजा। जी सर, वो जो आपने लास्ट जो टॉपिक बताया, तो इसका काइंडली सर फिजिकल क्लास में भी सर थोड़ा सा वो जी बता मैं बता दीजिएगा। दूँ। ठीक, ठीक है, थैंक मैं यू। बता दूँ। ठीक है जी, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जी आप बताएं। Okay. शहजेब कुछ पूछना चाह रहे हैं? No, sir. No, no. I have no questions. चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.